नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की। और राजस्थान के अपवाह तंत्र में आज हम बात करने वाले हैं बाणगंगा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित है। वास्तव में बाणगंगा नदी, जो कि बैराट की पहाड़ियां वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आती है, वहां से निकलने के पश्चात जयपुर ग्रामीण दौसा भरतपुर होते हुए यह अपना जल आगरा में यमुना में गिराती थी, यानी कि आगरा के समीप या यमुना में जाके मिलती थी। लेकिन वर्तमान में इसका जल भरतपुर तक ही जाता है, वहां पे वह लुप्त हो जाती है। इसीलिए अधिकांश जगह इसे आंतरिक प्रवाह तंत्र में पढ़ा जाता है, लेकिन वास्तव में यह बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। तो देखिए, बात करते हैं बाणगंगा नदी को लेके क्या हमसे पूछा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो बाणगंगा नदी के अन्य नाम क्या है। तो शुरुआत करते हैं बाणगंगा नदी को लेके। राजस्थान का अपवाह तंत्र में बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न जो हमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है अन्य नाम, कि जो बाणगंगा नदी है इसका अन्य नाम क्या है। देखिए, बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रुंडित सरिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाणगंगा नदी को कहते हैं। अब इसे अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि महाभारत काल में जब अर्जुन के घोड़ों को प्यास लगती थी महाभारत के युद्ध के दौरान, तो उस समय अर्जुन ने बाण चलाकर गंगा को धरातल पर लेके आया, जिसे बाण गंगा कहा गया। और यह अर्जुन के द्वारा लाई गई थी, इसीलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अब इसको रुंडित नदी क्यों कहते हैं या रुंडित सरिता क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले इसका जल यमुना नदी में जाके गिरता था, लेकिन वर्तमान में यह भरतपुर के आसपास विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इसे रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक तो हमें अन्य नाम को लेके प्रश्न पूछा था। दूसरा पूछा जाता है इसका उद्गम स्थल। यदि हम उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है वह है बैराट की पहाड़ियां, कोटपुतली बहरोड। निकी कोटपुतली बहरोड जो कि राजस्थान का एक नया जिला बना है, तो वहां से यह निकलती है। यह बैराट की पहाड़ियां और यह जो डिस्ट्रिक्ट है वह है
कोटपुतली बहरोड। अब कोटपुतली बहरोड से निकलने के बाद यह कहां आएगी? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के बाद में यह दौसा, और दौसा के बाद यह कहां जाएगी? भरतपुर। यानी कि तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वह इसका प्रवाह क्षेत्र। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह है कोटपुतली बहरोड, उसके बाद जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद में दौसा, और दौसा के बाद में भरतपुर। और यदि हम इसकी समाप्ति स्थल की बात करें तो इसका जो समाप्ति स्थल है वह है यमुना नदी, आगरा। यानी आगरा के समीप यह यमुना नदी में जाके मिलते। इस तरह से हमें बाणगंगा नदी को लेके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अन्य नाम पूछा जा सकता है, उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और समाप्ति स्थल। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वह है इसकी विशेषता। अब यदि हम बात करें विशेषता की, तो सबसे पहली विशेषता जो हमसे पूछी जाती है कि बाणगंगा नदी के किनारे एक सभ्यता की खोज की गई जिसे कहा जाता है बैराट सभ्यता। यानी कि बाणगंगा नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड में लोहा युगीन बैराट सभ्यता की खोज की गई। अब देखिए यहीं से यानी बाणगंगा नदी के किनारे बैराट सभ्यता की खोज की गई, जो कि कैसी थी? लोहा युगीन सभ्यता थी। अब इस सभ्यता से किसके अवशेष मिले? ध्यान रखना, यहां से महाभारत कालीन अवशेष मिले। तो यह ध्यान रखना कि बैराट सभ्यता से किसके अवशेष मिले? एक तो महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले, दूसरा यहां से क्या मिला है? मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष, मौर्य वंश के अवशेष। यहां भी जो है इसी बैराट सभ्यता से, यहां से अशोक का गोल मंदिर मिला है, अशोक के भब्रू शिलालेख के अवशेष मिले हैं, शंख लिपि के भी अवशेष मिले हैं। तो यहां ध्यान रखना कि बाणगंगा नदी के किनारे बैराट सभ्यता से क्या मिला है, क्योंकि सामान्यतः बाणगंगा नदी का प्रश्न बैराट सभ्यता के संदर्भ में ही पूछा जाता है,
कि बैराट सभ्यता से जितने भी अवशेष मिले वह किस नदी के किनारे होंगे, तो बाणगंगा नदी के किनारे होंगे। तो यह हमें यह क्लियर होना चाहिए कि बैराट सभ्यता से महाभारत काल मौर्य वंश शंख लिपि के अवशेष बौद्ध धर्म के अवशेष और अशोक का भाब्रो शिलालेख, यह सभी जो है बैराट सभ्यता से मिले। सामान्यतः इतिहास के संदर्भ में ही बैराट सभ्यता का जब भी प्रश्न आता है, क्योंकि बैराट सभ्यता पहले जयपुर में आती थी, लेकिन अब नए जिलों के आधार पर यह कहां आ रही है, कोटपुतली बहरोड में। तो यहां बौद्ध का गोल मंदिर भी मिला है, अशोक का भब्रू शिलालेख भी मिला है, शंख लिपि के अवशेष भी मिले हैं, बौद्ध स्तूप के भी अवशेष मिले हैं, यहां से महाभारत और मौर्य वंश के भी अवशेष मिले, जो कि कैसी थी, लोहा युगीन सभ्यता थी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि बाणगंगा नदी पर जो है अजान बांध बनाया गया, जो राजस्थान की परियोजनाओं में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि बाणगंगा नदी से किन किन बांध को जल आपूर्ति होती है, तो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि बाणगंगा नदी से जमुआ रामगढ़ बांध, जो कि कहां पर है, जयपुर ग्रामीण, माधो सागर बांध, जो कि कहां पर है, दौसा, और अजान बांध कहां पर है, भरतपुर को जल आपूर्ति। तो ये ध्यान रखना कि बाणगंगा नदी से न केवल अजान बांध को, बल्कि जमुआ रामगढ़ बांध और माधव सोगर बांध को भी क्या होती है, जल आपूर्ति होती है। देखिए यह जो बांध है, यह है जमुआ रामगढ़ बांध, और यह बांध है, यह है माधव सागर, और यह बांध है इन सभी को जो है बाणगंगा नदी से क्या होती है, जल आपूर्ति होती है। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसे बाणगंगा नदी से जल आपूर्ति होती है या नहीं होती है। तो क्लियर हो चुका होगा कि बाणगंगा नदी को लेके हमें क्या पूछा जा सकता है कि बाणगंगा नदी का अन्य नाम क्या है, कहां से निकलती है, इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है। क्लियर। अब इसके बाद इसकी लंबाई को लेके जो सबसे बड़ा है, क्योंकि अब यह एक रुंडित सरिता के रूप में जानी जाती है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। तो यह भी आप नोट कर लीजिए कि कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है।
अब अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन सामान्यतः माने तो इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई पूछा जाता है तो हम कहते हैं 240 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। क्लियर। और इस तरह से हमें बाणगंगा नदी को लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि बाणगंगा की सहायक नदियों में पढ़ते हैं तो एक तो है सूरी है, सावन है और पलासन। यदि सहायक नदियां पूछी जाए तो सहायक नदियां उसमें हैं सूरी है, सावन है, ये छोटी छोटी जो है नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहां बाणगंगा नदी को लेके जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। बाणगंगा नदी के बाद में चंबल नदी तंत्र की बात करें या बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में बात करते हैं तो हमें बनास नदी को लेके पूछा जाता है। तो बात करते हैं बनास नदी की। अब देखिए, सबसे पहले तो बनास नदी की जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, कहां से निकलती है? एक तो उद्गम स्थल पूछा जाता है कि इसका उद्गम स्थल कहां पर है, तो खमनोर की पहाड़ियां जो कि राजसमंद में। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र बात करें तो यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, यानी कि राजस्थान के लगभग 7 जिलों से यह प्रवाहित होती है। उसके बाद इसका जो समाप्ति स्थल है वह है चंबल नदी, रामेश्वर, सवाई माधोपुर में जाकर यह समाप्त। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियों में एक तो है बेड़च, एक है मेनाल, एक है कोठारी, एक है खारी, एक है डाई और एक है। यहां इसकी क्या है? सभी सहायक नदियां। और बनास नदी पर जो है 3 त्रिवेणी संगम है। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? यह सबसे इंपॉर्टेंट है। एक त्रिवेणी संगम जो है वह है बिंगोद में, एक त्रिवेणी संगम जो है वह है राजमहल में और एक है रामेश्वर। 3 जो है बनास नदी पर त्रिवेणी संगम है। और बनास नदी पर 3 प्रमुख बांध हैं। कौन कौन से हैं? एक बांध जिसे हम नंद समंद के नाम से जानते हैं, एक है बीशलपुर, और एक है, तो यहां जो है प्रमुख परियोजनाएं बांध ईसरदा परियोजना, बीशलपुर परियोजना और नंद समंद परियोजना। हालांकि यहां पर बागेरी का नाका भी एक बांध बना हुआ है राजसमंद में, लेकिन ये 3 परियोजनाएं सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है।
तो अब बात करते हैं बनास नदी को लेके क्या हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो बनास नदी का प्रश्न आता है, इसका अन्य नाम। तो बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी जिसे वन की आशा कहा जाता है। इसके बाद इसका उद्गम स्थल, इसका जो उद्गम स्थल है वह है खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद इसका उद्गम स्थल है। प्रवाह क्षेत्र यानी कि यह राजस्थान में कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और इन जिलों में यह प्रवाहित हो रही है। और इसका जो समाप्ति स्थल है समाप्ति स्थल यह है चंबल नदी, रामेश्वर, सवाई माधोपुर में जाके समाप्त होती। यानी कि बनास नदी जिसे हम वन की आशा कहते हैं, इसका उद्गम स्थल है वह है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। फिर वहां से निकलने के बाद, राजसमंद से निकलने के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती है। और उसके बाद यह रामेश्वर नामक स्थान है सवाई माधोपुर में, वहां पे जाके यह चंबल में मिल जाती। अब इसकी जो सबसे बड़ी बात है, इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई जो है वह 480 किलोमीटर, जबकि कहीं पर 512 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। इसकी कुल लंबाई जो है वह 480 या 512 किलोमीटर है। और राजस्थान में भी यदि कुल लंबाई पूछा जाए तो यही 480 या 512 किलोमीटर है। तो इसीलिए इसके जितने भी प्रश्न आते हैं वह विशेषताओं से पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या विशेषता है। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और राजस्थान में यदि आपसे कोई लंबाई पूछे तो वह कितनी है, 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर। तो एक तो यह क्लियर होना चाहिए कि बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। हालांकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, लेकिन चंबल नदी पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी है, जिसे हम
वन की आशा कहते हैं। दूसरी विशेषता है बनास बेसिन में लाल पीली भूरी मृदा का यह दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि बनास बेसिन में लाल पीली यानी कि भूरी मृदा का विस्तार है। क्लियर हो गया। इसके बाद बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। अब कौन कौन से हैं देखिए, एक तो है बिंगोद में, एक है राजमहल में और एक है वह रामेश्वर सवाई माधोपुर में। ये तीनों जो है यह तीनों त्रिवेणी संगम है जो कि बनास नदी पर स्थित है। तो हमें त्रिवेणी संगम को लेके भी प्रश्न पूछा जाता है और उसके बाद बनास की सहायक नदियों को लेके भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बनास की सहायक नदियों और त्रिवेणी संगम को लेके क्या पूछा जा सकता है उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बनास नदी पर स्थित त्रिवेणी संगम। पर सबसे पहला जो है वह है बनास बेडच और मेनाल। इन 3 नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वह है बिंगोद, जो कि वर्तमान में किस जिले में है, एक तो आपको कौन सा है बनास बेडच और मेनाल का त्रिवेणी संगम जो कि बिंगोद भीलवाड़ा में। दूसरा जो है वह है बनास डाई और खारी। बनास डाई और खारी का जो त्रिवेणी संगम है वह है राजमहल, जो कि किस जिले में है, टोंक जिले में। और तीसरा जो है वह है बनास चंबल, और चंबल की सहायक नदी है सीप, और यह है रामेश्वर सवाई माधोपुर। इस तरह से राजस्थान में बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। और इसके बाद पूछा जाता है कि बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो देखिए बात करते हैं बनास की सहायक नदियां। बनास नदी की सहायक नदियां, कि बनास की कौन कौन सी सहायक नदियां। अब देखिए बनास की सहायक नदियों की बात करते हैं तो हमें 2 तरीके से पूछा जाता है।
एक तो दाईं ओर से मिलने वाली और दूसरा पूछा जाता है बाईं ओर से कि दाईं ओर से कौन सी मिलती है और बाईं ओर से कौन सी मिलती है। और एक पूछा जाता है उद्गम से मुहाने की ओर। मिलने वाली नदियों का, यानी कि बनास की सहायक नदियों को दो तरीके से हमसे पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि दाईं ओर से कौन सी मिलती है, बाईं ओर से कौन सी मिलती है, और दूसरा पूछा जाता है कि उद्गम से मुहाने की ओर, कि उद्गम जहां से यह निकलती है और जहां पे यह समाप्त होती है तो वहां तक कौन कौन सी नदियां मिलती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली। दाईं ओर से दो नदियां मिलती है, जिसमें एक तो है बेड़च नदी और दूसरी है, ये दोनों दाईं ओर से मिलती है, नहीं राइट हैंड साइड की ओर से मिलती है। और बाईं ओर से जो मिलती है लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसमें एक तो है कोठारी, खारी, डाई और मोरेल। ये चार नदियां जो है वह बाईं ओर से मिलती है। तो यदि हम उद्गम से मुहाने की ओर बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें मिलती है कोठारी नदी, इसके बाद मिलती है बेड़च और मैनाल नदी, इसके बाद इसमें जो मिलती है वह है खारी और डाई नदी, और सबसे लास्ट में मिलती है क्योंकि बेड़च और मैनाल दोनों एक ही स्थान पर मिलती हैं, डाई और खारी एक ही स्थान पर मिलती है, इसीलिए मुहाने से उद्गम से मुहाने की ओर क्रम रहेगा कोठारी, बेड़च और मैनाल, डाई और खारी, और सबसे अंत में कौन सी मिलती है वह मोरेल मिलती। तो यहां तो उद्गम से मुहाने की ओर पूछा जाता है, यहां बाईं ओर से मिलने वाली और यहां दाईं ओर से मिलने वाली जो क्या है बनास की सहायक नदी। और इस तरह से हमें बनास नदी को लेके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बनास नदी पर कौन कौन से त्रिवेणी संगम हैं, बनास की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। लेकिन कुछ किताबों में बनास, बांडी और मानसी का भी उद्गम क्षेत्र बताया गया, देवधाम, जोधपुरिया, जो कि टोंक में, ऐसा अभी उल्लेखित कहीं देखा नहीं गया है, लेकिन कई जगह देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है यह तीन विशेष रूप से त्रिवेणी संगम आपको क्लियर होने चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर पूछा जाएगा कि बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, प्रवाह क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि जहां जहां बनास नदी बहती है बनास बेसिन में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। और बनास की एक और प्रमुख विशेषता है कि बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। यहां
चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी भी है, जिसके आसपास लाल पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी का विस्तार है और यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 480 या 512 किलोमीटर है और राजस्थान में भी लंबाई 480 या 512 किलोमीटर। तो इस तरह से हमें बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत बाणगंगा और बनास नदी और उनकी सहायक नदियां कौन सी है, इसको लेके प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं और जिनके बारे में हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।